Hello everyone. तो here it is the third part of history of Indian Constitution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी तक हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? हम लोगों ने देख लिया था हाँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोगों ने पढ़ लिया था अराउंड 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है. और मैंने एक बार माइंड मैपिंग करना कभी ट्राई किया है, तो आप उसको भी एक बार कर सकते हैं कोशिश, ठीक है. चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है 1892 के एक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको फिर से दे दूंगी. देखो 1861 में मैंने आपको बताया था ना, 1861 में क्या हुआ था. 1861 में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर भी मैं तो बता ही दे रही हूँ. आदत हो गई ना अकेडमी में पूछने की और कमेंट्स देखने की. चलिए खैर, सो 1861 में मैंने आपको ये बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था, विकेंद्रीकरण हुआ था सत्ता का. मतलब कि क्या कर दिया था कि एक सेंटर में था काउंसिल, ठीक है. सेंटर में काउंसिल था, केंद्र में एक परिषद था जो कि गवर्नर यानी या वॉइस रॉय जिसके थ्रू डिसीजन लेता था. मतलब सेंटर में बैठा हुआ था वॉइस रॉय और अपनी काउंसिल के साथ एक तरह समझ लो लोकसभा के साथ डिसीजन लेता था, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बाकी वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे थे, तो उस वक्त और 1857 की रिवॉल्यूशन के बाद ये ज़रूर उन लोगों को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा इंडियंस के लिए. तो 1861 के एक्ट में 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था. मतलब स्टेट जो थे ना, बड़े बड़े जो स्टेट थे ना, बंगाल तो सेंटर था, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, यहाँ पर भी एक स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका या जो आप स्टेट काउंसिल बोल सकते हैं या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोल सकते हैं हम लोग, तो उसकी एक व्यवस्था 1861 में कर दी गई थी. मतलब विधानसभा समझ लीजिए, लोकसभा विधानसभा कब बन गए, 1861 में बन गए, ठीक है. टर्म हम दूसरा यूज़ करते हैं, बस समझने के लिए काफ़ी है. तो ये बन गए थे, ठीक है. लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे बहुत कम थे, और जो भी मेंबर्स थे वो कौन सिलेक्ट करता था. ऑब्वियसली कौन सिलेक्ट करेगा मेंबर्स, ब्रिटिशर्स सिलेक्ट करेंगे. ब्रिटिशर्स ही जो है, इंग्लिश लोग जो थे वही मेंबर्स हो सकते थे. इंडियंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था. 1861 में पहली बार यदि किसी को रिप्रेजेंटेशन मिला था तो 3 नाम हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव. इन तीनों को जो स्टेट लेजिस्लेचर था, विधान परिषद था, उसमें पहली बार जो है इलेक्ट किया गया था, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू हो गया था, स्टेट और सेंटर में कब बढ़ गया था सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, 1861 में, ये याद रखना है. चलो अब आगे आते हैं. तो 1909 में एक नया जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसको नाम दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है. ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का टाइम था, ठीक है, स्टार्ट हो चुका था, तो थोड़ा सा डर भी था ब्रिटिशर्स को, और ये था कि यदि इंडियंस का सपोर्ट मिल जाएगा तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना, विक्ट्री मिल सकती है. तो यहाँ पर थोड़ा सा नरम हो रहे थे. लेकिन उनको ये भी मालूम था कि कहीं वर्ल्ड वॉर के पीछे इंडियंस फिर से ना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू कर दे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इंडियंस को 2 पार्ट में डिवाइड करने की एक प्रयास की, एक एफर्ट किया. कैसे हम देखते हैं. तो इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि ये जो सेंट्रल और प्रोविंस काउंसिल बन चुके थे ना 1861 में, जो बन गए थे, केंद्रीय और राज्य जो परिषद बन चुकी थी, इनमें मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी, इनको एनलार्ज कर दिया, ठीक है. और साथ ही ये भी अरेंजमेंट कर दिया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो चुने हुए जो सदस्य थे काउंसिल्स के, उनमें क्या कर दिया कि अब इंडियंस को थोड़ा सा ज़्यादा एक तो परसेंटेज दे दिया, अब इंडियंस ज़्यादा आ सकते थे. और उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि इसमें जो है ना हाफ से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा जो मेंबर्स थे, वो मेंबर्स कौन थे, वो मेंबर्स ऐसे लोग थे, इंडियंस तो थे, लेकिन वो कौन थे, उनको आम जनता नहीं चुनती थी. उनको कौन चुनता था, हु इलेक्ट देम, जो ज़मींदार होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उद्योगपति होते थे. मतलब सीधी बात है, जो अमीर वर्ग था, जो मेजॉरिटी थी, जो मतलब हाई क्लास थी, वही लोग इन इंडियंस को चुनकर काउंसिल्स में भेजते थे.
और ये लोग तो वही करते थे जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, ये आम जनता का थोड़ा ना सुन रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हुआ, थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ। उसके अलावा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में या 1909 के एक्ट में डेलिबरेटिव फंक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उनको बढ़ाया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिबरेटिव फंक्शन? मतलब जिन पे चर्चा की जा सकती है, जिस पे आप अपना वोटिंग कर सकते हैं, जिस पे आप अपना डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन बढ़ाए गए। पहले ये सब काम सिर्फ स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव कर सकती थी, जो प्रोविंशियली या कि राज्यों में जो विधानसभा जो काउंसिल्स बनाई गई थी छोटी छोटी, कौन कौन से राज्यों में बन गई थी? बंगाल में बन गई थी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटरी थी वहाँ बन गई थी, और पंजाब में बन गई थी, ठीक है। यहाँ पर स्टेट प्रोविंस बन चुके थे, या स्टेट लेजिस्लेचर बन चुका था, वहाँ पर भी अब चर्चा कर सकते थे लोग, और वहाँ पर भी वोट दे सकते थे। साथ ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या कि अनुपूरक जो क्वेश्चन है वो किया जा सकता था। मतलब ऐसे समझना कि लोकसभा में जो काम हो रहा है, विधानसभा में जो काम हो रहा है, तो ये जो स्टेटस है धीरे धीरे 1909 से मिलना शुरू हो गया, और स्टेट लेवल पर या प्रोविंस लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके सदस्यों को, उनके मेंबर्स को कुछ क्वेश्चन पूछने का भी राइट मिल गया। बजट पे भी उनको जो मूव रेजोल्यूशन होता है वो करने का भी काम अधिकार मिल गया, ठीक है। इसके अलावा जिसके लिए पार्लियामेंटो जाना जाता है, ठीक है, ये जो वन लाइनर फैक्ट में आ जाता है आपका, ठीक है, जिसके लिए जाना जाता है पार्लियामेंटो रिफॉर्म, वो था दी कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। पहली बार इस रिफॉर्म के थ्रू सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और किसके लिए किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इंडिया की कम्युनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। तो मुस्लिम्स को बोला कि मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट मुस्लिम वोट से ही किया जाएगा, हिंदू किसी मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता, या मुस्लिम किसी हिंदू को वोट नहीं दे सकता। तो हिंदू मुस्लिम स्प्लिट कर दिया ऑफिशियली, कम्युनल इलेक्टोरेट सांप्रदायिक निर्वाचन लेकर आए। और इसीलिए जो मोर्ले हैं या जो मिंटो हैं, इनको कहा जाता है, मोर्ले मिंटोस को, द इंट्रोड्यूसर और द फादर ऑफ द और द फाउंडर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिकता के पिता या सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुस्लिम जो है मुस्लिम को ही वोट देंगे, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, इंडियन सोसाइटी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, हिंदू मुस्लिम, यानी कि इनकी यूनिटी जो थी कहीं ना कहीं वीक हो गई, और यही तो इंग्लिश मैन चाहते थे, ठीक है। अब उसके बाद अब इन्हें ये भी मालूम था कि जो हम कर रहे हैं इंडियंस को उस धोखे का पता ना चले, तो थोड़ा सा कुछ तो अच्छा दिखाना चाहिए था ना। तो अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा और लिबरल हुए, और इन्होंने जो वाइसरॉय की जो काउंसिल होती थी, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें इंडियंस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। और पहले जो इंडियन थे जो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट हुए वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको बाद में लॉ मेंबर भी बनाया गया। और लेटर ऑन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए, तो बाद में इनको लॉर्ड सिन्हा भी कहा गया, क्योंकि उनको एक प्रोविंस का गवर्नर भी बना दिया गया था, ठीक है, एक राज्य का गवर्नर भी इनको बाद में बना दिया गया था। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो है 1909 में हुए। फिर से देखना क्या हुआ कि जो सदस्यों की संख्या थी, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बढ़ाया गया। जो सेंट्रल काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल में जो सदस्य थे वो बढ़ गए, ठीक है। जो बहस करने की आज़ादी थी किसी भी बिल पर, किसी भी एक्ट पर, वो सिर्फ पहले सेंट्रल को ही थी, फिर प्रोविंशियल या स्टेट लेजिस्लेचर को भी मिल गई। क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे और बजट पर भी रिजोल्यूशन लाया जा सकता था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन पहली बार आया, मुस्लिम को ही इलेक्ट कर सकता था। और पहली बार एक इंडियन को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें अपॉइंट किया गया, एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब भाई हो गया वर्ल्ड वॉर, है ना। अब धीरे धीरे चीज़ें फेवर में लेने के लिए, लेकिन इंडियंस को फिर भी कंट्रोल में रखना है, और ये भी दिखाना है कि हम भाई आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं। अगला रिफॉर्म आया 10 साल बाद, और उसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, और इसको लेकर कौन आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जो पहला नाम है मॉन्टेग्यू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था मॉर्ले मिंटो, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू जो थे ये कौन थे,
जो मैंने बताया था ना, मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ क्राउन, है ना, भारत सचिव, ये थे मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे उस वक्त 1990 में। इन्होंने जो रिफॉर्म लाया, क्या क्या उसके मेजर पॉइंट थे, देखो इन्होंने ये किया, इन्होंने जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, उसको थोड़ा सा लूज किया। इन्होंने ये कहा कि सेंटर जो है वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगा, और जो प्रोविंसेस हैं वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे क्या करेंगे, कानून बना सकते हैं। मतलब डिमार्केटिंग जो सिस्टम है, जो इसको उन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया, सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंस के लिए, कि सेंट्रल की ये अथॉरिटी है और स्टेट की ये अथॉरिटी है। उसके बाद भी क्या था कि कुछ ऐसे लॉ थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पर सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय जो काउंसिल है, ये ही कानून बना सकती थी, प्रोविंशियल नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ विषयों पर, कुछ सब्जेक्ट्स पर कानून आज भी लोकसभा बना सकती है, विधानसभाएं नहीं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो प्रोविंसेस को, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि पावर तो प्रोविंसेस को भी दे दी गई, राज्यों को भी दे दी गई, कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने रीजन के लिए आप लॉ बनाइए, कानून बनाइए। लेकिन फिर भी वो जो प्रोविंसेस को सब्जेक्ट दिए गए ना, जो विषय दिए गए ना, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। एक थे रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरी कैटेगरी थी ट्रांसफर्ड, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो राज्य को क्या दिया गया, पावर तो दी गई, लेकिन उस पावर को भी थोड़ा और कम किया गया। कहा कि आप कानून बना सकते हैं, इन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लॉ बना सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट दो तरीके के होंगे, रिजर्व्ड और दूसरा ट्रांसफर्ड। रिजर्व जो होगा, इस पे लॉ बनाने का जो राइट है वो केवल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि वॉइस रॉय। ठीक है, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, यानी कि वो सब्जेक्ट जो प्रोविंस के ट्रांसफर्ड थे, हस्तांतरित थे, उन पर लॉ बनाने का अधिकार किसको दिया, प्रोविंस के मिनिस्टर को दिया, यानी कि विधानसभा के मिनिस्टर को दे दिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो फिर से देखना कि प्रोविंसेस को लॉ बनाने, कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन प्रोविंसेस को जो कानून बनाने के लिए सब्जेक्ट दिए गए, वो सब्जेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए, रिजर्व आरक्षित और ट्रांसफर्ड यानी कि हस्तांतरित। रिजर्व मतलब जिन पर कानून है, तो राज्य के लिए कानून, लेकिन कौन बनाएगा, ठीक है, कौन इनेक्ट करेगा, गवर्नर यानी कि वॉइस रॉय और उनकी काउंसिल। और दूसरी जो कैटेगरी थी प्रोविंसेस के सब्जेक्ट की, वो थी ट्रांसफर्ड। तो ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, जो कि प्रोविंसेस राज्य के लिए थे, लेकिन इन पर कानून कौन बना सकता था, प्रोविंस के मिनिस्टर। ठीक है, राज्य के ही जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बना सकते थे। ठीक है, ये जो सिस्टम था, इसको कहा गया डायरकी। पहली बार डायरकी इंट्रोड्यूस हुई अंडर द एक्ट ऑफ 1990, है ना, या जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसके थ्रू। कहाँ पर, प्रोविंसेस में डायरकी पहली बार 1990 में इंट्रोड्यूस हुई। ऐसे याद करना, 1990, दो सेम पार्ट है ना, कहाँ पर, प्रोविंसेस में। उसके अलावा क्या शुरू हुआ, पहली बार बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू हुआ। बायकैमरलिज्म मतलब वही चीज़ है, अब ऑफिशियली इन्होंने बता दिया कि भाई सेंटर जो है, वहाँ पर सेंट्रल में होगा क्या, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जो है, जो सेंटर में, केंद्र में क्या था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, है ना, एक विधायिका थी, विधान परिषद जो थी, उसको एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर से सेपरेट कर दिया गया। उन्होंने कहा अब सेंटर में दो लोग रहेंगे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, बिल्कुल लोकसभा विधानसभा। तो लोकसभा विधानसभा वाला स्टेटस कब आया, लोअर हाउस और अपर हाउस वाली जो फैसिलिटी है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर कब आया इंडिया में, 1919 के एक्ट में आया। ठीक है, लेकिन दोनों ही काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जा रहे थे, और डायरेक्ट इलेक्शन में भी वोटिंग करने का राइट आपको मालूम है किसको था, जो अपर जो रिच लोग हैं, जो डोमिनेटिंग जो लोग हैं, उनको था। ठीक है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था ये की गई कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उनमें से 50% मेंबर इंडियन होंगे। लेकिन आप ये भी जानते कौन इंडियन थे, ये वो इंडियन थे, मैक्सिमम वो इंडियन थे जो कि ब्रिटिशर्स के इफेक्ट में या ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाले थे। ठीक है, उसके बाद जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में शुरू हुआ, जो सांप्रदायिक यानी कि धर्म या रिलीजन के बेसिस पे जो वोटिंग देने की चीज़ 1909 में शुरू हुई, उसे और एक्सपांड किया गया 1990 में,
और पहले 1909 में सिर्फ मुस्लिम को वोट दे रहा था, लेकिन 1919 में इस फैसिलिटी को बढ़ा दिया। इन्होंने कहा सिख कैंडिडेट को सिर्फ सिख वोट देगा, क्रिश्चियन को सिर्फ क्रिश्चियन वोट देगा, एंग्लो इंडियन को सिर्फ एंग्लो इंडियन वोट देंगे, और यूरोपियन को सिर्फ यूरोपियन वोट देंगे। कोई और किसी अपनी कम्युनिटी के बाहर जाके वोट नहीं दे सकता। ठीक है। और एक और अच्छी बात ये हुई कि सेंट्रल पब्लिक कमीशन आया, बिल्कुल जैसे पीएससी है, यूपीएससी है, तो वैसे ही सिविल सर्विसेज के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक तरह से कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए, सेंट्रल पब्लिक कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1926 में, लेकिन इसकी चर्चा 1919 के एक्ट में ही हो गई थी। और सेपरेट बजट की फैसिलिटी दी गई। सेपरेट बजट किसके लिए? एक बजट सेंटर के लिए, दूसरा बजट प्रोविंसेस के लिए। याद रखना, आज़ादी से पहले प्रोविंसेस कहा जाता था, स्टेट नहीं कहा जाता था। ठीक है, प्रोविंसेस जो राज्य होते थे अलग अलग राजाओं के, तो प्रोविंसेस के लिए अलग बजट की फैसिलिटी दी गई और सेंटर के लिए अलग बजट की फैसिलिटी शुरू हो गई। ठीक है, चलो अब आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ, ये वही एक्ट है जिसका यूज़ करके या जिससे इंस्पायर होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा यदि कहीं से इंस्पायर है चीज़ें तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब थोड़ा इसका इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्यों बना। देखो 1990 से 1935 के बीच में कितना बड़ा टाइम है, ऑलमोस्ट 16 साल। इस बीच में क्या क्या हो गया, इस बीच में थोड़ा दिमाग लगाना। साइमन कमीशन आया। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। ठीक है, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक वाइट कहना चाहिए वाइट पेपर या श्वेत पत्र जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिलीज किया गया। जैसे हमारे यहाँ श्वेत पत्र होता है ना, वाइट पेपर जो गैजेट होता है, जो ऑफिशियल लेटर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटिश में या ब्रिटेन में जो ऑफिशियल लेटर होता है गवर्नमेंट का उसको बोलते हैं वाइट पेपर। तो वाइट पेपर रिलीज़ किया साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि थोड़ी सी जो है लिबर्टी और बढ़ानी चाहिए इंडिया में, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेस्ट है और इनकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है। ठीक है, साइमन कमीशन देन वाइट पेपर रिलीज बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती गई और धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भाई देखो एक और ऐसा कोई एक्ट लाना चाहिए, कुछ और ऐसी फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए ताकि इंडियन सपोर्ट में आ जाए और इनकी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, इन पर थोड़ा सा लगाम लगाई जाए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लाया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की ऑल इंडिया फेडरेशन की। इन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा रही है, एक पूरा ग्रुप बनाया जा रहा है, एक बॉडी बनाई जा रही है, और इस बॉडी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इस बॉडी में बेसिकली जो यूनिट है वो दो रखी इन्होंने। पहली यूनिट रखी जो ब्रिटिश इंडिया की यूनिट थी, मतलब भारत के वो भाग जो कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ चुके थे, और दूसरी यूनिट थी प्रोविंसेस की, जो फ्री स्टेट थे, जिन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य को या ब्रिटिश राज्य को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, है ना। तो ये यूनिट हो गई थी, लेकिन जो प्रोविंसेस थे उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन में आना स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और ये ऑल इंडिया फेडरेशन का जो सपना था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिशर्स का, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। ये चीज़ जो थी ऑल इंडिया फेडरेशन की, ये सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, ये क्या थी, ये सक्सेसफुल नहीं रही। सेकंड जो है इन्होंने क्या कहा, सेकंड चीज़ उन्होंने ये बोला कि जो बाइकैमरलिज्म है प्रोविंसेस में, उसमें जो द्विसदन, बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन, लोअर हाउस एंड अपर हाउस वाला, उसमें इन्होंने क्या कहा कि लगभग 11 में से 6 राज्यों में इन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन कौन से 6 स्टेट ऐसे थे या प्रोविंस ऐसे थे जहाँ पे दो सदन आ गए थे, काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और मतलब विधानसभा और जो विधान परिषद है, ये दोनों आ गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट थे जहाँ आ गए थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। इन 6 स्टेट में से आउट ऑफ 11 स्टेट या प्रोविंसेस में से 6 में बाइकैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, एक असेंबली होगी, एक काउंसिल होगी। ठीक है, और दोनों में ही मेंबर्स का इलेक्शन होगा, और दोनों ही मिलकर प्रोविंस की प्रोग्रेस के लिए, राज्य की विकास के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया
आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन या जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत हुई? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लॉज के क्लॉज के अंदर आरबीआई को लेकर आए, ताकि जो आपका जो इंडिया का जो डेबिट या क्रेडिट है उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का हो सके, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। इसके बाद और आगे देखें हम लोग तो 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गया। पहले वोटिंग राइट किसको था? सिर्फ वोटिंग राइट जो अमीर थे, जो डोमिनेटिंग थे, सिर्फ उनको वोटिंग राइट था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थोड़ा सा और वोटिंग राइट बढ़ाया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एक पर्टिकुलर एज से ज़्यादा थे, उनको वोटिंग राइट दिया गया और अराउंड 10% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो गई, फिर भी बहुत कम थी, ठीक है। फिर डायरकी इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, और जो डायरकी प्रोविंसेस में थी वो ख़त्म करी। अब देखो डायरकी मैंने क्या बताया था, यानी कि जो सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार होता है, उन सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसफरेबल एंड द रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट का डिवीजन था ना, ये प्रोविंसेस से ख़त्म कर दिया गया। डायरकी ख़त्म हो गई स्टेट में, लेकिन कहाँ पर आ गई, कहाँ इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर में, केंद्र में। और जो डायरकी केंद्र में आई, मतलब कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स का, विषयों का हस्तांतरण या विषयों का विभाजन जो आया, उसमें 3 लिस्ट बनाई गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, केंद्रीय सभा के लिए 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और दी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट जो थी इसमें 59 सब्जेक्ट्स दिए गए, स्टेट लिस्ट जो थी उसमें 54 सब्जेक्ट्स दिए गए, और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें 36 सब्जेक्ट दिए गए, 36 विषय दिए गए। किसके लिए हो गया ये डायरकी? सेंट्रल के लिए। 1990 में डायरकी किसको दी गई थी? स्टेट के लिए। 1935 में किसके लिए आ गई? सेंट्रल के लिए, ठीक है। इसके बाद पहले अधिकार नहीं था, जो डिप्रेस क्लास है ना, और जो विमेंस है इंडिया की, इनको मत देने का अधिकार नहीं था। दलित और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जो अलग मतदान या अलग निर्वाचन जो है, ये डिप्रेस और वुमेन को भी दे दिया गया अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इंग्लिश मैनली की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश की जाए। क्या कोशिश थी ये? 1935 में आप खुद देखिए, जितने भी प्रोविजंस हैं, एक तरीके से ये लुभा रहे थे, ये लालच दे रहे थे कि देखो हमने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की, देखो हमने बाई कैम्बलिस जो है ऑलमोस्ट 50% स्टेट को दे दिया है, आरबीआई बना दिया है, पीएससी बना दिया है, वोटिंग राइट बढ़ाया है, डायरकी अब सेंट्रल को दे दिया है ना, और इलेक्टोरेट जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस्ड और वुमेन को दे दिया है। तो एक तरह से इन्होंने क्या कहा, प्रोविंसेस को, जो राज्य थे, जो मुक्त राज्य थे ना, राजा थे, उन लोगों को क्या बोला कि देखो हमने आपको तो ऑटोनॉमी दे दी ना, आपको तो हमने अधिकार दे दिया राज्य करने का, तो आप हमको एक्सेप्ट करो, है ना। लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें कुछ अच्छे प्रोविजन होने के बाद भी उतना सक्सेसफुल ये नहीं रहा, ठीक है। और फिर इसके बाद आया द माउंटबेटन प्लान, ठीक है। और माउंटबेटन प्लान क्या था हम जानते हैं, और ये हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा रहेगा, बहुत ही छोटू सा वीडियो, और वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो एक बार और एक चीज़ मैं शायद बोल रही हूँ, फेडरल कोर्ट जो है वो भी स्टैब्लिश हुआ था, हिंदी में इसको बोलेंगे संघीय न्यायालय, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ही प्रोविजंस के अंतर्गत फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी इन 1937, ठीक है। तो इतना सब हम लोगों ने देख लिया है। धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं कहाँ, टू दी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी हमारा लेक्चर 1-2 दिन में आ जाएगा। ओके, सो कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डू सजेस्ट कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।